स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर पॉलिटी में। आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल साइंस स्कैनर के लेखक विपिन कुमार। और आज हमारे खास कार्यक्रम में मुद्दा रखा गया है प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न छात्रों का बहुत सारे तमाम क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है। और इसी सवाल को जानने के लिए, उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन कुमार। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रस्तावना जो है क्या है, संक्षेप में आप बताइए प्रस्तावना क्या है। जी देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विपिन कुमार, लेखक पॉलिटिकल साइंस का है। आज का विषय है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, यदि हम संक्षिप्त में बात करें तो प्रस्तावना हमारा संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। संविधान का एक संक्षिप्त रूप है प्रस्तावना। संविधान क्या कहना चाहता है, यदि इनको हम संक्षिप्त में समझना चाहें तो हम प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। मतलब प्रस्तावना जो है संविधान के आदर्शों, मूल्यों, नैतिकता के बारे में संक्षिप्त वर्णन हमारा प्रस्तावना में किया गया है। और संविधान का हमारा प्रवेश द्वार है प्रस्तावना। विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तावना को अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे एक संविधानविद है, बहुत प्रसिद्ध संविधानविद है, नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को नोट कुंजी बताया। आप सभी विद्वानों का निष्कर्ष निकालेंगे तो यही आएगा कि प्रस्तावना हमारा संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। संविधान के आदर्शों, नैतिकताओं का जो समावेश किया गया है वो प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के विशेषताओं का वर्णन हमारा संविधान के विशेषताओं का वर्णन हमारा प्रस्तावना में मिलता है। दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित जो आपका सवाल था वो जरूर है कि आप लोगों का जो संशय था वो दूर हुआ होगा। आइए हम दूसरा सवाल इनसे हम पूछते हैं कि सर, ये प्रस्तावना जो हमारे भारतीय संविधान में आया, ये कैसे आया, इसका इतिहास क्या था, आखिर भारतीय संविधान में अंततः इसको जो है कैसे जोड़ा गया। जी देखिए, सबसे पहले तो हम एक निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में, भारत की संविधान में जो प्रस्तावना जुड़ी है वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की दिमाग की उपज है। बहरहाल प्रस्तावना की अवधारणा हमारे कंट्री में नहीं हुई। हमारा संविधान का अनेक भाग, अनुच्छेद अन्य देशों के से प्रभावित है। विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना की अवधारणा जो आरंभ हुई वो अमेरिका में हुई। अमेरिका के संविधान ने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। मतलब प्रस्तावना को शामिल करने वाला पहला कंट्री अमेरिका बना। हम भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार जो लिए हैं, प्रस्तावना का जो अवधारणा लिए हैं, वो हम अमेरिका से लिए हैं। लेकिन प्रस्तावना की जो शैली है, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये जो बातें हैं हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि प्रस्तावना का विचार जो है, प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो हम अमेरिका से लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा या शैली जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ये तो हमारा वर्ल्ड पटल की बात थी। लेकिन भारत में जब भारत के संविधान का जो निर्माण हो रहा था, उसमें प्रस्तावना कहाँ से आया, इसका इतिहास आप 1928 का नेहरू समिति से दे सकते हैं। 1928 ईस्वी में जब नेहरू समिति का गठन हुआ था, नेहरू रिपोर्ट भी आई थी 1928 में। हाँ, नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट दिया वही नेहरू रिपोर्ट हुआ। वो समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे और सचिव उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। तो उस समिति का जो गठन किया गया था वो संविधान के भविष्य के बारे में गठन किया गया था कि हमारा देश जब आज़ादी होगा, आज़ादी प्राप्त कर लेगा मेरा देश, तो संविधान का जो बनावट होगी उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, इन पर बात करने के लिए वो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। तो उस नेहरू रिपोर्ट में
प्रस्तावना का भी बात किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत में प्रस्तावना का पहला अवधारणा तैयार किया और प्रस्तावना की बात करने वाला हमारा नेहरू समिति था। और वही समिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया। इसको हम उद्देशिका प्रस्ताव भी कहते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया और उस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। हम कह सकते हैं कि 22 जनवरी 1947 से संविधान में प्रस्तावना को जगह मिला, लेकिन यह संवैधानिक जगह नहीं था, ये एक सर्वसम्मति से पारित किया गया चीजें थी। जैसे आप समझ सकते हैं, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी नीति आयोग हो गया है, वो चीजें को प्रस्ताव पारित करके डाला गया है, लेकिन संविधान में इसका कहीं जगह नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप विपिन कुमार से आप सुन रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना लाया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 22 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और भारत का जो संविधान सभा जो निर्माती सभा थी, उन्होंने जो है प्रस्तावना को उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में जो अंगीकार कब किया था, 22 जनवरी 1947 को। तो ये 22 जनवरी 1947 का जो डेट है, ईयर है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इससे कई सवाल बने हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये जानना, है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे सवाल करते हैं। सर, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, इनसे ये प्रश्न जो है हमारे छात्रों या तो फिर पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र होते हैं उनको बहुत संशय होता है। तो आप संक्षेप में बताइए कि भारतीय संविधान में जो है जो प्रस्तावना जो है ये सब भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत प्रस्तावना से संबंधित हम समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या प्रस्तावना हमारा संविधान का अंग हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, देखिए, ये तो पहले हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि जब 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था, उस समय हमारे संविधान में जगह तो मिला, लेकिन संवैधानिक हिस्सा नहीं बना, संविधान का अंग नहीं बना। इसके लिए विवाद का विषय रहा और संभवतः इसलिए कहा जाता है कि जनवरी 1947 से लेकर 1960 का जो काल है, इसको हम इंडियन पॉलिटी में विवाद का काल कहते हैं, प्रस्तावना से संबंधित विवाद का काल। इसीलिए क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात पर बहुत बहस हो रही थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, लेकिन ये बात को सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर किया। प्रस्तावना से संबंधित कई वाद हुए, कई केस हुए, कई मामला गए सर्वोच्च न्यायालय। वैसे पहला जो मामला था वो था बेरू बानी यूनियन मामला 1960। बेरू बानी यूनियन मामला 1960 जब आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का हिस्सा या भाग नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद जो है वो अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं कर सकता है, और जब 368 का प्रयोग नहीं करेगा इसका मतलब है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया सकता है। तो बेरू बानी यूनियन वाद 1960 में यह निष्कर्ष निकला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन प्रस्तावना से संबंधित एक और वाद आया, वो वाद 1973 में आया, और वो वाद था हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तब केशवानंद भारती वाद 1973 में आया और ये वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया। मतलब बेरू बानी वाद निर्णय 1960 को केशवानंद भारती वाद में पलट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब ये आप लगा सकते हैं कि प्रस्तावना में अब संशोधन किया जा सकता है, संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्रस्तावना के इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक और मुद्दा को सामने लाया, वो लाया था हमारा संविधान का मूल ढांचा। केशवानंद भारती वाद बहुत बड़ा वाद है, इसमें मूल ढांचा का वाद भी आया, और इस मूल ढांचे का वाद में मतलब ये हुआ कि संशोधन तो कर सकते हैं संसद, लेकिन हमारा संविधान का मूल ढांचा को नहीं कर सकता है। अब मूल ढांचा क्या है
ये संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। इसको व्याख्या करने का अधिकार और समय समय पर इसका पुनर्लोकन करने का अधिकार हमारा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो निष्कर्ष ये निकला कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग भाग है। 1973 ईस्वी से केशवानंद भारतीवाद से ये हमारा संविधान का हिस्सा है। दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान का अंग है। तो सर, अगला सवाल आपसे ये होगा कि प्रस्तावना से संबंधित जो है किस तरीके के सवाल जो है बन सकते हैं और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। इससे प्रस्तावना से संबंधित संभावित प्रश्नों की आप चर्चा कर दीजिए तो काफ़ी बेहतर होगा। जी देखिए, प्रस्तावना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा संविधान का हिस्सा है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे खास करके नेट में, पीजीटी में, टीजीटी में, जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जाम है, स्टेट लेवल के एग्जाम है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, सारे में इंडियन पॉलिटी के अधीन जो है प्रस्तावना है और वो प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न है उसमें संशोधन से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में पहली बार, अंतिम बार, एकमात्र बार संशोधन कब किया गया। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना में पहली बार या अंतिम बार या एकमात्र बार संशोधन जो किया गया है वो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। और इस संशोधन में 3 नए शब्दों को जोड़े गए हैं हमारे प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्दों को जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में हाल में एक प्रश्न पूछा गया कि जो प्रस्तावना में जो 2 वर्ड जोड़े गए, 3 वर्ड जोड़े गए हैं, 2 वर्ड जो जोड़े गए हैं, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द, ये किस भारतीय से प्रभावित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न का उत्तर होगा ये होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जो शब्द है ये कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए, गढ़े गए शब्द है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द को बहुत ज्यादा विस्तार किया और प्रस्तावना में जोड़े गए। बात होती है अखंडता शब्द, तो अखंडता शब्द हमारा जो है ये शब्द को जोड़े गए हैं और अखंडता शब्द जो है वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रभावित है और उसी से शब्द जो लिए गए हैं। और इसीलिए हमारे भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता अखंडता दिवस मनाया जाता है, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो ये सब जो प्रश्न है अभी संशोधन से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले एग्जाम में एसएससी में जो भी हाल के में एसएससी का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, ये आपका जीडी का जो एग्जाम हुआ है, विद्यार्थियों जब चर्चा कर रहे थे तो विद्यार्थियों को सवाल आया कि सर संविधान की जो प्रस्तावना है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा मूल रूप से कब बना। तो मूल रूप से संविधान का हिस्सा कब बना, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में बना। यदि ईस्वी में आए तो 1973, और वाद जब पूछ रहे थे केशवानंद भारतीवाद 1973। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रस्तावना की अवधारणा संविधान में लिया गया है कहां से। देखिए, प्रस्तावना की अवधारणा या विचार है, ये ऐसा प्रश्न आए तो इसका उत्तर होगा हमारा अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की यदि पूछा जाए कि शैली या प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है वो कहां से लिया गया है, इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुकी है। क्वेश्चन में आता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। उत्तर होगा 1 बार। 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ठीक है। और क्या प्रश्न हो सकता है प्रस्तावना संबंधित, जो हमारा संविधान के जो प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्दावली है, जैसे न्याय, समानता, अखंडता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये सब बारे में डीपली चीज पूछा जाता है। गणतंत्र, कई बार एग्जाम पूछ दिया है कि गणतंत्र का अर्थ है, प्रस्तावना जब पढ़ेंगे हम भारत के लोग, जो लास्ट में जो पढ़ेंगे आप, तो उसमें शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का अर्थ हुआ कि किसी भी राज्य में जो राज्य अध्यक्ष है, जहां राज्य अध्यक्ष वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित हो, इसका अर्थ गणतंत्र है। जैसे हमारे भारत में प्रणाली यही है। जी हाँ, भारत में गणतंत्र है। तो गणतंत्र हो गया कि भारत का राज्य अध्यक्ष कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति वंशानुगत है क्या? नहीं। राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित है। राष्ट्रपति को निर्वाचन किया जाता है और निर्वाचन के निर्वाचन मंडल बनाया गया है ना, तो वो हो गया गणतंत्र।
एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा स्वतंत्रता समानता जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से प्रभावित है। तो अधिक देश का ऑप्शन रहे तो फ्रांस होगी, और क्रांतियों का ऑप्शन रहे। एक बार प्रश्न भी पूछा गया सर कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, या इनमें से सभी। तो फ्रांसीसी क्रांति से उत्तर होगा। न्याय शब्द कहां से लिए गए हैं? न्याय शब्द हमारा रूस से लिया गया है। जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, तो वहां से न्याय शब्द का जन्म हुआ, और इसकी विस्तार विवेचन हमारे व्हाट इज टू बी डन, जो इनके लेखक लेनिन हैं, इस पुस्तक में विस्तार से किए हैं। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं ये प्रस्तावना से पूछे जाते हैं और संभावित प्रश्न बनते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अभी जो आप सुन रहे थे ये थे लेखक विपिन कुमार। उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना से संबंधित जितने सारे आप लोगों का संशय था वो दूर जरूर हुआ होगा। मिलते हैं इसी तरीके के अन्य मुद्दों के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।